नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे 8 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स। रोज की भांति हम विभिन्न दैनिक अखबार में आए हुए खबरों को अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे उपयोग करना है और कौन सा करंट अफेयर्स हमारे किस एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उस पैटर्न में हम आज की चर्चा को जारी रखेंगे। विगत 2-3 दिनों से मेरा न्यूज़ एनालिसिस नहीं आ पाया है। पहला तो शिक्षक दिवस होने के कारण शिक्षक दिवस के दिन का एनालिसिस नहीं आ पाया। उसके बाद स्वास्थ्यगत कारणों से न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स की क्लासेस या वीडियो आपके लिए उपलब्ध नहीं करा पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। तो आज का पहला न्यूज़ है कि भारत 8 साल बाद खिताब जीतकर बना है चैंपियन। ठीक है, तो अब हमको देखना है 2-3 चीजें, इसमें से कौन कौन से एग्जाम्स के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो आपके सीजीपीएससी प्री और व्यापम के विभिन्न एग्जाम्स में के पैटर्न के लिए एमसीक्यू बेस्ड प्रश्नों के लिए। दूसरा आपके सीजीपीएससी मेंस के पेपर 7 के पार्ट टू में स्पोर्ट्स का सिलेबस आपके मुख्य परीक्षा का विषय वस्तु है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं हेडिंग वही कि 8 साल बाद खिताब जीतकर भारत ने लहराया परचम। ठीक है, और दूसरा एशिया कप जीतकर वर्ल्ड कप का टिकट पक्का हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न किसको हराया गया, भारत द्वारा किसको हराया गया, तो साउथ कोरिया को हराया। ठीक है, कभी कभी पूछ, ये भी हम लोग याद रखेंगे कितने गोल से हराया, तो 4-1 के गोल से साउथ कोरिया को हमने हराया है। ठीक है, इसके साथ ही टीम ने अगले साल होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो 2026 का हॉकी वर्ल्ड कप है, हॉकी वर्ल्ड कप ये कहाँ होने वाला है, तो बेल्जियम और नीदरलैंड में। कहाँ होने वाला है, बेल्जियम और नीदरलैंड में, याद रखेंगे इसको। ये सब आपके एमसीक्यू बेस्ड प्रश्नों के लिए ये एनालिसिस है। ठीक है, तो पहला तो हो गया एशिया कप किसको हराया गया, साउथ कोरिया को। किसने जीता, भारत ने। कितने गोल करके, 4-1 के गोल से। ठीक है, इसके साथ ही हमने कहाँ क्वालिफाई किया, हॉकी वर्ल्ड कप के लिए, जो कहाँ होने वाला है, बेल्जियम और नीदरलैंड देशों में। ठीक है, दूसरा यह आयोजित कहाँ हुआ था जी, इस बार का आयोजन हम खुद ही मेजबान थे। क्या थे, मेजबान थे। तो ये बिहार के राजगीर में हुआ, अर्थात भारत में ही हुआ, बिहार के राजगीर में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फाइनल मुकाबले में दिलप्रीत सिंह ने 2 गोल दागे, जबकि सुखजीत और अमित रोहिदास ने 1-1 गोल किए। ठीक है, और कप्तान कौन है, वही हरमनप्रीत, जिसको सरपंच के नाम से जानते हैं, जिनको सरपंच के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ जितने क्वेश्चन लगभग बन सकते थे आपके सामने है। इस और यदि पूछा जाए इससे पहले हमने और कब जीता है, तो वो देखिए यहाँ पर। इससे पहले सबसे पहले हम जीते 2003 में। तो सबसे पहले यदि पूछा जाए भारत ने एशिया कप कब जीता, तो 2003 में। कहाँ, मलेशिया में। फिर हमने 2007 में जीता, कहाँ हुआ था, भारत में। फिर हमने कब जीता, 2017 में, जो हुआ था बांग्लादेश में। और इस साल 2025। तो ये हमारा कुल मिलाकर कौन सा किताब है, तो हॉकी में एशिया कप का ये हमारा चौथा किताब है। ठीक है, कौन सा है, चौथा किताब है। ठीक है, इसी के साथ हमने विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अगली जो खबर है वो है यूएस ओपन से रिलेटेड है। ठीक है, एक बात जो इस एशिया कप हॉकी का एशिया कप से बताना मैं भूल गया था, वो ये है कि सीजीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है, ठीक है, हमारा जो ये वीडियो एनालिसिस होता है आपको मेंस को ध्यान में रखकर होता है, आपको पता है। तो आप जब प्रीवियस ईयर का प्रश्न पलट कर देखेंगे तो उसमें अलग अलग खेलों के तथ्यात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे इसी साल पूछा था, भारत में बैडमिंटन के इतिहास संबंधी प्रश्न पूछ दिया गया है। क्रिकेट के विभिन्न शब्दावलियों को लेकर के या क्रिकेटर के नाम से पूछ दिया जाता है। तो हो न हो, यदि ये पूछ दिया जाए तो ये बात अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत के हॉकी खेल के इतिहास में एशिया कप के बारे में बताइए या वर्णन कीजिए। ये पूछ सकते नहीं, 2 अंक या 4 अंक में बिल्कुल पूछ सकता है। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ये है कि आप जो यहाँ पर फैक्ट दिया गया, भारत कब एशिया कप जीता है, किसकी कप्तानी में जीता है और इसके क्या मायने, देखिए विश्व कप फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। तो ये सब चीज आपको तैयार करना है। ठीक है, तब जाकर के, और आप यदि सोचेंगे कि हमने बाद में बुक से तो पढ़ ही लेंगे,
निश्चित तौर पर आप बुक से पढ़ सकते हैं, मार्केट में सारे सबके बुक्स अवेलेबल हैं और जितनी भी पब्लिकेशंस है और कोचिंग संस्थानें अच्छी अच्छी पुस्तकें उपलब्ध कराती भी हैं। लेकिन मैं यह जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि जब आप इस तरह की वीडियो से देखते रहेंगे और आपका मल्टीपल रिवीजन होते रहेगा तो कुछ फैक्ट होते हैं आपको मुंह जुबानी याद हो जाती है, फिर आपको बाद में तनाव का सामना करना नहीं पड़ता है। तो यहाँ सब 2-4 पॉइंट लिख ले जाते हैं आपके 2 अंक या 4 अंक के लिए, तो आपका काम ऐसे ही आसान हो जाता है और आपका फिर बाद में जब मेंस के टाइम में आते हैं तो आपका समय बचता है। तो वो समय जो आप जब अभी दे रहेंगे तो वही समय की बचत उस समय होगी, आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब अगली खबर जो मैं बोल रहा था वो है यूएस ओपन की। तो यूएस ओपन का खिताब किसने जीता है? आर्याना सबलेंका। तो आप याद रखेंगे, ठीक है, किसने जीता है? आर्याना सबलेंका ने। ठीक है। अब इससे जस्ट अभी 1 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले ही विंबलडन हुआ था जी। अच्छा मुझे बताइए विंबलडन है कहाँ? तो ये होता है यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ होता है? यूनाइटेड। और इस विंबलडन को जीता किसने जी? इसको जीता है ईगा स्वातेक ने। ठीक है, आप ध्यान रखना इसको। ईगा स्वातेक ने जीता। यूके में हुआ जो विंबलडन हुआ था अभी 2025 का। यूएस ओपन 2025 का किसने जीता? ये देखिए, ये है आर्याना सबलेंका। कहाँ की हैं? आर्याना सबलेंका है कहाँ की? तो आपको इसको देखना है। ठीक है। अब ये तो चलिए ग्रैंड स्लैम करियर की 100वीं ग्रैंड स्लैम मैच जीत यूएस ओपन फाइनल जैसे बड़े मंच पर, ये तो ठीक, हमारे लिए तो सिर्फ एक फैक्चुअल नॉलेज है। मैं आपको यकीन नहीं होगा कि ये क्या बातें बताने में जा रहा हूँ। ठीक है। जो मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं इस लाइन को ध्यान रखेंगे। जब हम या मेंस बस की बात करो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे जब किसी प्रकार के तनाव में आते हैं या अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है कि हमसे होगा या नहीं होगा, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से चूक जाते हैं, फिर से एग्जाम्स की तैयारी शुरू से शुरू करनी पड़ती है, तो बहुत सारे बच्चे किस में आ जाते हैं? तनाव में आ जाते हैं कि अब क्या करें, अब कोई चारा ही नहीं बचा। इसी समय याद आती है आर्याना सबलेंका। देखिए, रिमेंबर हु यू आर। ठीक है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? देखिए लिखा है कि जब पापा का 2019 में निधन हुआ तब मैं डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन मैंने तय किया कि इसे मैं अपनी ताकत बनाऊंगी और हमारे परिवार का नाम इतिहास में दर्ज कराऊंगी। मुझे लगता है कि ऊपर से उनकी दुआ हमेशा साथ रहती। कौन कहता है कि बड़े लोग भी इस तरह की बातें पर भरोसा नहीं करते? देखिए बिलीफ है उन लोग का, ये बिलीफ ही तो है। दूसरा, उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट से पहले उन्होंने अपने लिए एक नोट लिखा, रिमेंबर हु यू आर, याद रखो कि तुम कौन हो। यह छोटी सी लाइन उनके लिए आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती का मंत्र बनी। तो क्या ये आपके लिए मंत्र नहीं हो सकता? यही तो सीखना है। जो दुनिया जीतने वाले लोग होते हैं, दुनिया कैसे जीती जाती है, ये आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण पेश करती हैं। कौन? आर्याना सबलेंका। ठीक है। और ये तो हो गई फीमेल से। फीमेल से ना यूएस ओपन जीतने वाली फीमेल। लेकिन मेल से कौन था जी? मेल से जीतने वाले यूएस ओपन है अल्कारेज। ठीक है। कार्लोस अल्कारेज ने जीता क्या? यूएस ओपन। तो मैं फिर से प्रश्न पूछता हूं, जो विंबलडन हुआ था यूके का, उसमें मेल से किसने जीता था? जैनिक सीनर ने। याद रखना। ठीक है, जैनिक सीनर ने जीता था आपका विंबलडन 2025 का खिताब। याद रखेंगे। ठीक है। बढ़े आगे। ठीक है। अब एक तो ये वाला जो खबर है आपके लिए रिवीजन है, हम पहले भी बहुत अच्छे से कवर कर चुके इसको। बस आपको इसलिए बताया गया क्योंकि खबरों में आया था कल 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव है और उपराष्ट्रपति का चुनाव अर्थात देश के जो दूसरे सबसे बड़े नेता होते हैं सैद्धांतिक रूप से, उसका चुनाव है। तो हमको फिर से, यदि हम भूल गए होंगे, लगभग 20-25 दिन हो गए हमको, तो एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, क्या है। और कुछ फैक्ट यहाँ पे, ये दैनिक भास्कर की न्यूज है, उससे आपको मिलेगी कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कितने बार निर्विरोध चुनाव हुए हैं अब तक। ये प्रश्न बन सकता है आपके प्रीलिम्स में और व्यापम के किसी भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स में। अब तक उपराष्ट्रपति के लिए 4 बार निर्विरोध चुनाव हुआ है, 4 बार। ठीक है। कब कब? 1952 और 1957 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1979 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह का संबंध छत्तीसगढ़ से भी है क्योंकि यहीं के रायपुर कैपिटल रायपुर से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की थी। और आज हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में लॉ यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी मोहम्मद हिदायतुल्लाह इन्हीं के नाम पर है। तो ये हिदायतुल्लाह। और 1987 में शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध चुना गया था। तो आपको याद रखना है 4 लोग, मतलब पर्सन में 3 है लेकिन 4 बार निर्विरोध चुनाव हुआ था। 2 बार बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 52 और 57 में, 1979 में बने थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह और 1987 में बने थे शंकर दयाल शर्मा जी। याद रहेगा जी। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद सबसे कम वोटों से जिसने जीता था उपराष्ट्रपति का चुनाव वो थे डॉक्टर के.आर. नारायणन। कितने वोट से? सिर्फ 1 वोट मिला था। ठीक है, 1992 में डॉक्टर के.आर. नारायणन को 700 और काका जोगिंदर सिंह को सिर्फ 1 वोट मिला था। ठीक। अभी तक सिर्फ 2 ही नेता हुए हैं जो इस पद पर 2 बार चुने गए हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक डॉक्टर हामिद अंसारी। ठीक है, ये ऐसे नेता जो 2 बार इस पद पर चुने गए हैं।
2 अब तक महिला प्रत्याशी हुई, हमारे काम की चीज नहीं है। ठीक, ये कौन कौन जीता ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से आपको याद रखना 4 बार निर्विरोध, उन सारे निर्विरोध उपराष्ट्रपति का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से जो लोग हैं वो 2 बार इस पद पर रहे हैं, तो डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी याद रखेंगे। ठीक है, अभी है क्या, कुल सांसद है 781। ठीक है, दोनों सदनों में कुल कितने हैं, तो 781 होना चाहिए इससे ज्यादा, लेकिन कुछ जो सांसद के पद हैं वो खाली हैं, रिक्त हैं। टोटल कितने वोट चाहिए बहुमत के लिए, 391। ठीक है, और ये सब उनका गणित आंकड़ा दिया हुआ है, हमारे लिए काम की चीज नहीं है। जो काम की चीज थी उसको मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। ठीक है, अच्छा एक खबर और इधर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए, एमसीक्यू के लिए भी। ठीक है, और यदि इकोनॉमी में कहीं उपयोग करना है आपके मेंस के पेपर 5 इकोनॉमिक सेक्शन में, कहाँ पे आगे मैं आपको प्रश्न बना के बताऊंगा। लेकिन आपको सरकारी जो कंपनियां होती हैं, अक्सर हम सुनते हैं कि सरकारी जो कंपनियां हैं वो भ्रष्टाचार में, भाई भतीजावाद में आकंठ डूबी हुई होती है। ठीक है, सुनते हैं। तो ये कौन सी ऐसी कंपनी है भाई कि इतना मुनाफा कमा करके सरकार को दे रही है। जब ये सरकारी कंपनी इस तरह से मुनाफा कमा सकती है तो क्या अन्य सरकारी कंपनियां ऐसा नहीं कर सकती। सोचने वाली बात है ना। आप भी विचार करके देखिए कि एक जो सरकारी कंपनी है वो इतना मुनाफा कमा रही है, वहीं वाई कंपनियों को सरकार को पैसा भरना पड़ रहा है, इतना इतना उसके घाटा में चला जा रहा है। तो क्या कारण है, उन कारणों का पता लगाना चाहिए और सरकारी कंपनियों को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी तो देश में सरकारी रोजगार बचेंगे, जो गरीब तबका है उसको रोजगार के साधन मुहैया होंगे। ठीक है, अब यहां से हम 2-3 जो, अच्छा देखिए, ओएनजीसी देश में 71% क्रूड और 84% गैस का उत्पादन कर रही है। तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाली जो कंपनी कौन सी है, ओएनजीसी। पूरा नाम क्या है जी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। देखिए यहाँ लिखा है ऑयल एंड नेचुरल। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है व्यापम के एग्जाम्स में, ग्रेड 3 ग्रेड 4 के एग्जाम में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन ओएनजीसी का फुल फॉर्म है ये। पहला, देश में सर्वाधिक मात्रा में क्रूड ऑयल हो या गैस का उत्पादन करने वाली संस्था कौन है, ओएनजीसी, जो इतना उत्पादन कर रही है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले स्थापना कब होती है इसकी, तो 14 अगस्त 1956 को स्थापित हुआ था ओएनजीसी। तो आपको सबसे पहला डाटा यही मिला कि ओएनजीसी की स्थापना कब होती है, 14 अगस्त 1956 को। यह भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल और गैस कंपनी है, जो घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन में करीब 71% और प्राकृतिक गैस से घरेलू उत्पादन की बात कर रहे हैं ना, इसमें लगभग 70 से 84% हिस्सेदारी है। ठीक है, अब ओएनजीसी कि कौन कौन सी सहायक कंपनियां हैं, देखिए मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये सब उसकी सहायक कंपनियां हैं। अब ये कौन सी प्रकार की कंपनी, आपको मैं प्रश्न दे दूं कि ओएनजीसी मिनी रत्न है, महारत्न है, नवरत्न है, क्या है, तो ये ओएनजीसी क्या है, महारत्न कंपनी है। ठीक है, इसका कारोबार कितने देशों में फैला है जी, 15 देशों में। तो 15 देशों में जो विदेशों में काम करने वाली संस्था वो क्या कहलाती है, ओएनजीसी वी, अर्थात ओएनजीसी विदेश। ठीक है, और सिर्फ ओएनजीसी बोला जाए तो घरेलू स्तर पर काम करने वाली कंपनी है और विदेश में काम करती है ओएनजीसी वी से विदेश। ऐतिहासिक खोज, 1974 में ओएनजीसी ने बॉम्बे हाई की खोज की, जो भारत का पहला ऑफशोर ऑयल फील्ड है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का पहला ऑफशोर ऑयल फील्ड कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, बॉम्बे हाई। ठीक है, वैश्विक उपस्थिति, इसकी सहायक कंपनी ओवीएल 15 देशों में तेल गैस से जुड़े प्रोजेक्ट में सक्रिय है। ठीक है, ये सारी चीजें है। तो आपको ओएनजीसी के बारे में इतना 4-5 फैक्ट पता चला आपके एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए। और मेंस में जब आता है तो आपके किसी डायरेक्ट इकोनॉमी मान लो नहीं, इस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन सीजीपीएससी में नहीं पूछे जा रहे हैं। लेकिन मान लो भ्रष्टाचार के ऊपर यदि कोई निबंध आ जाए या सरकारी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासन में कुछ प्रश्न आ जाए, चुनौतियां पूछी जाए, तो क्या आप इस चुनौतियों को में इसको शामिल नहीं कर सकते विरोधाभास में, कि एक तरफ उदाहरण के लिए एक तरफ ओएनजीसी जैसी कंपनियां हैं जो भारत सरकार को कितना मुनाफा दे रही हैं, 26% घटने के बावजूद इनका मुनाफा घटा है पिछले वर्ष की तुलना में, उसके बाद इसका मुनाफा 36,000 करोड़ रहा है। अर्थात यदि नहीं घटता तो कम से कम 50,000 करोड़ के आसपास होता। ठीक है, इतना मुनाफा कमा के दे रही हैं, तो अन्य कंपनियां, ये अन्य सरकारी जो इंटरप्राइजेस हैं वो क्यों मुनाफे का सौदा नहीं साबित हो रही हैं, वो हमेशा घाटे में चली जाती हैं। सरकार उसके भरपाई, उसके पैसे की भरपाई क्यों करती है। तो ये चुनौतियों में आप इसको उपयोग कर सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ें। ये आपके एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के निबंध वाले सेक्शन, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण से बचाव के उपाय मान लो पूछा जाता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से संबंधित या गैर परंपरागत या रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पूछा जाए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में पूछा जाए, उसके संबंध में आपको ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला न्यूज़ तो यही है कि सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान एवं प्रोत्साहन समारोह
कब आयोजित हो रहा है? 8 सितंबर 2025 को। कहाँ हो रहा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार रायपुर में। ठीक है, इससे इसके क्या क्या यहाँ पे हो रहा है? तो सबसे पहला चीज है कि राज्य सब्सिडी प्रदान करेगा किसमें? जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू हुई है। मैं आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, देखिए जी, आपको भी थोड़ा सा इसमें अपने से एफर्ट लगाना पड़ेगा। कुछ नहीं, नोट्स वगैरह कुछ नहीं, आप जब ये वीडियो एनालिसिस सुनेंगे, यहाँ पे पॉज करिए, फिर तुरंत जाइए गूगल पर सर्च करिए कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है। यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यहीं पे रिवीजन हो जाएगा या पहली बार आपको पता चल जाएगा। तो तुरंत सर्च करेंगे वीडियो देखते देखते कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है। दूसरा, पीएम कुसुम योजना का नाम आया तो एक नजर आप पीएम कुसुम योजना, मैं चाहूँ तो यहाँ आपको इस सबके सबके तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करा सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात होगी कि वीडियो लंबा होता जाएगा, और फिर वीडियो लंबा होता जाएगा तो आप लोग फिर बोर होते जाओगे। तो इसीलिए मैं आपको भी थोड़ा एफर्ट लगाने के लिए बोल रहा हूँ कि आप तुरंत इसको सर्च करिए, 1-2 मिनट लगेगा। ठीक है, फिर है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सूर्य रथ जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एमसीक्यू बेस्ड में कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सूर्य रथ जन जागरूकता अभियान, जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किस डेट को हुआ है? का शुभारंभ ये हुआ है आपके 8 सितंबर 2025 को हो रहा है। आपको याद रखना है, इस जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ हो रहा है 8 सितंबर 2025 को। ठीक है, बाकी सब चीजें। और आपको यदि पूछा जाए कि राज्य सरकार के योजना संबंधी में, अब मैं आ जाता हूँ आपके पेपर 5 मेंस के, पेपर 5 में क्वेश्चन आएगा और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में बताइए बोला जाएगा, तो आप क्या बताएंगे? वही ना, देखिए थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। 1 किलोवाट का जब आप सोलर प्लांट क्षमता का वाला प्लांट लगाते हैं तो केंद्र सरकार की सब्सिडी कितनी होगी? 30,000 की, और राज्य सरकार की सब्सिडी कितनी होगी? 15,000 की। तो यह क्या एमसीक्यू बेस्ड प्रश्नों में आपके लिए ये प्रश्न नहीं बन सकता कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है वह केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी की आधा होती है। आधा तो है ना, ये देख रहे हैं ये। ठीक है, ये अलग अलग किलोवाट का दिया, आपको याद रखना है इसको। 3 किलोवाट का 78,000 केंद्र सरकार देगी, 30,000 तक देगी कौन? राज्य सरकार। ठीक है, और आसान ईएमआई है, देख रहे हैं ईएमआई कितना कितना है। तो कुल सहायता राशि आपको मिल रही इतना। फिर बैंक द्वारा 6% ब्याज दर पर आसान किस्तों में 10 वर्षों के लिए ऋण सुविधा। कितने, ये प्रश्न बनेगा, बैंक द्वारा कितना परसेंट ब्याज दर है? 6%। कितने वर्षों के लिए आप ईएमआई ले सकते हैं? 10 वर्षों के लिए आप ईएमआई ले सकते हैं। ठीक है, एक एप्लीकेशन चलता है मोर बिजली ऐप, आप प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं मोर बिजली ऐप। इसको किसने कौन संचालित करता है? तो छत्तीसगढ़ की CSPDCL, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और एक टोल फ्री नंबर दिया गया है इससे रिलेटेड 1912। ये सब पूछा जा सकता है, एक एक लाइन से, एक एक शब्दावली से आपके लिए कैसे प्रश्न बन सकते हैं उसको बारीकी से आपको समझना है। यदि पूछ दिया जाए इस संबंध में सौर ऊर्जा जागरूकता या पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कौन सा टोल फ्री नंबर छत्तीसगढ़ राज्य में जारी किया गया है, तो आपको याद रखना है 1912। ठीक है, हमारा संकल्प हाफ बिजली से मुक्त बिजली, हमारे यहाँ भी हाफ बिजली योजना चल रहा है, इसमें कुछ भी फेरबदल किया गया सरकार के द्वारा। तो सरकार चाहती है कि हाफ बिजली योजना का भी क्यों बिजली बिल देना पड़े भाई? आप अपने घर में सोलर रूफटॉप लगाइए, रूफटॉप सोलर पैनल लगाइए, उसके बाद आप मुफ्त बिजली पाइए, और इवन मुफ्त बिजली के साथ आप अपना बिजली भी ग्रिड के माध्यम से बेच भी सकते हैं, अर्थात आप ऊर्जा दाता ही बन सकते हैं। ये सरकार की संकल्पना है। ठीक है, समझ में आया जी? ठीक, आगे बढ़े। अगला जो न्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन आपके, हाँ सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे फैक्ट दे दूं जिससे आपका भरोसा कायम रहे। CGPSC मेंस 2024 में एक निबंध आया है, आप देखेंगे जैविक कृषि के ऊपर, छत्तीसगढ़ में बढ़ता जैविक कृषि के ऊपर निबंध आया है, आप एक बार चेक करेंगे। ठीक, ये जो न्यूज है आपके खासकर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, जैविक कृषि पर निबंध आ गया। और पेपर 4 में आप जाते हैं मेंस के, और पार्ट 3 में अप्लाइड साइंस और कृषि विज्ञान वहाँ पे दिया है ना, कीटनाशी और कृषि विज्ञान, ये सब के ऊपर आपका सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न देख लीजिए, पहले तो न्यूज़ देख लीजिए। चावल की नई किस्म ईजाद की, इसमें प्रचुर जिंक आयरन है, सेहत के लिए फायदेमंद है। तो अब देखिए आप, चावल की नई किस्म ईजाद कैसे की? तो सारा प्राकृतिक या फिर जैविक खेती से। जैविक खेती में क्या क्या आते हैं, देख कैसे बनता है। गोबर व गोमूत्र से जैविक खाद जीवामृत बनाता हूँ बोलते हैं जो भाई साहब हैं बालोद जिले के, ये बता रहे हैं रासायनिक खेती के दौर में भी गोमूत्र प्राकृतिक चीजों से खाद बनाकर न सिर्फ जैविक खेती कर रहे हैं बल्कि उन्होंने धान की औषधि किस्म भी विकसित की है। और किसान के लिए फायदेमंद क्या है? तो अगला लाइन बताता है कि यह सुगंधित धान बाजार में 1100 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी मान्यता दी है। तो यदि आप
इस तरह के प्रश्न जब आपसे पूछा जाए जैविक खाद जीवामृत कैसे बनाया जाता है, क्या है, 8 नंबर वाला पूछ दिया जाता है, यही तो सब लिखेंगे। गोबर गोमूत्र के साथ साथ बेसन, गुड़, 1 चम्मच मक्खन, इन सबको मिलाना है। देख रहे हैं ये सब क्या क्या लिखा है, यही सब है प्राकृतिक खेती या फिर जैविक खेती के क्या क्या अंश होते हैं, क्या क्या उसमें चीजें मिलाई जाती है। तो ऐसा फैक्ट आपको याद रखना क्या क्या लगता है। अब ये क्यों ये फायदेमंद है, क्योंकि इसमें जिंक और आयरन, तो आजकल आप देख रहे होंगे कि हमारे फूड्स में, ठीक है, यही सब वाइटमिन की कमी होते जा रही है। ठीक है जी, इसी वाइटमिन को पूरा करने के लिए का ही दूसरा नाम है जैविक कृषि या प्राकृतिक कृषि। आपके सारे विटामिन, मिनरल्स और पोषक तत्वों से भरपूर, जिससे आपको सेहत भी होगा फायदेमंद। और आपको मैं यहाँ लिंक करूँ क्या, ठीक है, जब आप अच्छा खाना खाते हैं, हमारे यहाँ कहा भी गया है जैसे खाए अन्न वैसे बने मन। इसीलिए आप जैसा अन्न खाते हैं, पौष्टिक खाना खाते हैं, तो आपका मन, आपका बुद्धि भी उसी प्रकार विकसित होता है। और जब आपका सेहत विकसित होता है तो आपका बुद्धि विकसित होगा, और बुद्धि विकसित होगा तो आप शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जी आप पढ़ लेंगे इसको क्या कर रहे थे, देखिए, कीट व्याधि नियंत्रण के लिए नीम की पत्तियां, नींबोली नींबोली छाल, बीज, तेल को गौमूत्र में मिलाकर छिड़कवा देता हूँ। ठीक है, ये सब करते हैं। कौन कौन सी किस्म होते हैं ये, अब देख लीजिए फिर से। अब ये पूछा जाए कि इनमें से सुगंधित धान की किस्में कौन कौन सी, तो आपको नाम याद रखना है। इंद्रभेष, ये सुगंधित धान की किस्में हैं इंद्रभेष। दुबराज आप सबने पढ़ा होगा। काला नमक, काली मूंछ, मैजिक राइस, इन सब प्रकार की देख रहे हैं, इंद्रभेष, दुबराज, काला नमक, काली मूंछ, मैजिक राइस, ये सब आपके सुगंधित धान की फसलें हैं। आप इस नाम को याद रखेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक शब्द आता है हरी खाद। ये देखिए हरी खाद। अब हरी खाद क्या है, पहले इसमें हरी खाद में होता क्या क्या है ये देख लीजिए। इसमें सनई, ढेंचा आदि दलहनी व तिलहनी व मसाला फसलों को फल की अवस्था में, फूल की अवस्था में खेत की मिट्टी मिलाकर हरी खाद के रूप में काम लेता हूं। तो हरी खाद आखिर कहते किसको हैं, तो आप देखिए यहाँ पे हरी खाद कहते हैं उन सहायक फसलों को कहते हैं, उन सहायक फसलों, आप इसको लिख सकते हैं, को कहते हैं। 2 नंबर पूछ सकते हैं हरी खाद किसे कहते हैं। आजकल पैटर्न चेंज हो रहा है तो कुछ भी पूछ सकते हैं, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपको परंपरागत किताबों में जो चीजें नहीं मिलेंगी आपको यहाँ मिलेंगी। कब क्या पूछ दे आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, इसलिए हरी खाद चूंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको इसे नोट कर लेना चाहिए। तो हरी खाद उन सहायक फसलों को कहते हैं, ठीक है, तो उन सहायक फसलों को कहते हैं हरी खाद। किसको कहते हैं, हरी खाद उन सहायक फसलों को कहते हैं जिन्हें मिट्टी की उर्वरता और संरचना में सुधार के लिए उगाया जाता है। अर्थात ये भी फसलें ही होती हैं, लेकिन इनको किस उद्देश्य से उगाते हैं, मिट्टी की उर्वरता और संरचना सुधार के उद्देश्य से उगाया जाता है, और फिर उन्हें बिना सड़े गले मिट्टी में मिला दिया जाता है। समझ रहे हैं, तो ये काम कौन करता है, देखिए, सनई, ढेंचा आदि दलहनी तिलहनी व मसाला फसलों को फूल की अवस्था में खेत की मिट्टी मिलाकर हरी खाद के रूप में काम में लेता हूँ बोल रहे हैं। तो आपसे 2 नंबर का यदि कोई प्रश्न पूछा जाए हरी खाद किसको कहते हैं, आप यहाँ से कर ले जाएंगे, नहीं कर ले जाएंगे। तो यही यही इन सारे न्यूज एनालिसिस की खासियत है कि आपको कैसे बूंद बूंद से अपना कंटेंट तैयार करना है, वो भी क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, बाकी सब ये बताया गया कि इसके क्या फायदे हैं, फिर से रिवीजन हो जाएगा आपका कि जैविक कृषि के क्या लाभ हैं। तो आप लिखेंगे प्राकृतिक दृष्टिकोण से, मतलब प्रकृति के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से, तो उसी में से एक आता है इसके दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो आप बताएंगे आयरन और जिंक की अच्छी मात्रा में होने से ये चावल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इससे शुगर, बीपी और अन्य रोगों से राहत मिलती है, और आजकल शुगर और बीपी के पेशेंट ही तो सबसे ज्यादा है क्या जी। ठीक है, तो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद आप बताएंगे। इंद्रभेष लंबा पतला दाने वाला सुगंधित चावल है जो मैंने खुद विकसित किया है, सब बता रहे हैं भाई साहब। ठीक है, आप यहां से कर लेंगे। ठीक, चले आगे। आजकल एक शब्द प्रचलित न्यूज में चलन में है, उसका नाम है फैंटम एनर्जी। और फैंटम एनर्जी क्यों है, मैं इसके पीछे का आपको कारण ही बता दूं, क्योंकि आजकल हम सब हो गए हैं जी फैंटम, हमारे अंदर फैंटम वाली क्वालिटी विकसित होती जा रही है। अभी पहले मैं इस बारे में थोड़ा बता दूं, आप मुझे बताते हुए थोड़ा सा हंसी भी आ रही है। हम सबको अपने बेड के पास ही चाहिए क्या, चार्जर। और जैसे तैसे करके हम एक्सटेंशन के माध्यम से जैसे भी करके अपने बेड के किनारे या सिराहने के किनारे ही अपने चार्जर प्लग को रखते हैं, ताकि लेटे लेटे भी हमारा मोबाइल से चार्जिंग होता रहे और हमारे हाथ से मोबाइल छूटना नहीं चाहिए। अब क्या होता है जी, आपका मोबाइल हो गया चार्ज, आपने अनप्लग कर दिया, अपने चार्जर को मोबाइल से अनप्लग कर दिया। अब उसके बाद हम स्विच ऑफ करना या क्या करना भूल जाते हैं, स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं, या उसी आपके जो चार्जर है आपके उसमें प्लग में लगे लगे ही वो उसका स्विच ऑन है, या हम उसको चार्जर को बाहर निकालना छोड़ देते हैं। तो जब हम ऐसी करते हैं तो हमको लगता है
तब हमको लगता है कि चार्जर उससे तो कुछ होना नहीं है, वो तो चार्ज में तो लगाए नहीं मोबाइल को, तो उससे चार्जिंग या बिजली खपत तो नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, अभी तक हम क्या सोचते हैं, गलत सोच रहे थे। क्यों? अब यहाँ देखिए, घर की लाइटें बंद हैं, टीवी ऑफ है और चार्जर भी इस्तेमाल में नहीं है, फिर भी बिजली का मीटर चलता रहता है। इसकी वजह है फैंटम एनर्जी, यानी बंद उपकरणों को अदृश्य खपत। दरअसल प्लग में लगे होने के कारण उपकरण बिजली की खपत करते रहते हैं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाए पेपर नंबर 5, सॉरी पेपर 4 आपके पर्यावरण सेगमेंट में ऊर्जा संबंधी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, जिसमें कंप्यूटर या फिर ऊर्जा वाला जो सेगमेंट है सिलेबस का हिस्सा, उसमें कि आखिर फैंटम एनर्जी है क्या। ठीक है, इसे फैंटम एनर्जी या वैम्पायर एनर्जी भी कहते हैं। देख रहे हैं, एक नया शब्द है फैंटम एनर्जी के साथ साथ आ गया वैम्पायर एनर्जी। ठीक है जी, जो उपकरण बंद रहने पर भी प्लग में लगे रहने से खपत करते रहते हैं, इसमें टीवी, मोबाइल चार्जर, माइक्रोवेव, कंप्यूटर और गेमिंग कंसोल जैसे उपकरण शामिल हैं। ये बिजली मुख्य रूप से घड़ी, एलईडी लाइट, पावर सप्लाई, नेटवर्क, सेंसर के लिए खींचते रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कितनी बिजली खपत कर सकता है? तो ज्यादा नहीं, कम से कम 10%, 5 से 10% बिजली तक तो खींच ही सकता है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसको। इससे बिजली बिल पर क्या असर पड़ता है? तो 5 से 10% तक आपका बिजली बिल बढ़ सकता है। बिजली खपत रोकने के क्या क्या उपाय हैं, तो आप इसको उपाय को पढ़ेंगे। मैंने आपको सिर्फ वहां पे फैंटेसी या फैंटम या वैम्पायर एनर्जी क्या होता है उसके बारे में मुझे बताना था। आपके लिए मुझे लगता है ये नया शब्दावली था, तो आप अपने आज से डिक्शनरी में एक नया शब्द जोड़ लेंगे, फैंटम एनर्जी या वैम्पायर एनर्जी। और आपको इस ऊर्जा को बचाना है, हम बहुत मिसयूज करते हैं। तो आप ये देखिए कितनी छोटी छोटी सावधानी हम रखेंगे, तो ये न केवल हमारे बिजली बिल में बचत करेगा, साथ ही जो ऊर्जा आवश्यकता है भारत की या अपने देश की, ठीक है, उसमें भी बचत करेगा। आपको छोटा छोटा योगदान देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देता है। ठीक है, ये देखिए, टाइमर या स्मार्ट प्लग लगाकर बिजली की खपत नियंत्रित करें। नए उपकरण खरीदते समय एनर्जी स्टार या 1 वॉट इनिशिएटिव मानक वाले उत्पाद खरीदें। ठीक है, ये सब दिया गया है। अब एक फिर से एक आता है कि 1 वॉट इनिशिएटिव क्या है। अब यहीं से आपका प्रश्न बन गया। चलिए मैं आपके लिए 2 अंक का प्रश्न यहीं से बना देता हूँ। आपके पेपर 4 में जो अप्लाइड साइंस वाला सेक्शन है वहां के लिए, कि भाई ये आखिर 1 वॉट इनिशिएटिव है क्या। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने 2005 में 1 वॉट इनिशिएटिव शुरू किया था। इसका लक्ष्य था कि उपकरण स्टैंड बाय मोड में 1 वॉट से अधिक बिजली न खपत करें। ईयू अर्थात यूरोपियन यूनियन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे देशों ने इसे अपनाया, जिससे नए प्रोडक्ट एनर्जी एफिशिएंट बनते जा रहे हैं। और जितना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगा, आपके जो पॉकेट में पड़ने वाला बर्डन है बिजली बिल के रूप में, वो कम से कम होते जाएगा। तो ये था 1 वॉट इनिशिएटिव। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगला। देखिए आगे ये शुरू में बोल दिया जी, विडंबना है। किस चीज की विडंबना है? जो निःशक्तता पेंशन है अर्थात वृद्धावस्था पेंशन 18 साल से नहीं बढ़ी है। अभी भी 200 रुपए प्रति माह मिल रही है वृद्धावस्था पेंशन के तहत, 200 रुपए। और जो दिव्यांगता या निःशक्तता पेंशन है उसके तहत जो 300 रुपए मिल रहा है, देखिए यहाँ लिखा होगा दिव्यांगजन पेंशन भी सिर्फ 300 रुपए प्रति माह की सहायता दी जा रही है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अब हम सरकार से तो नहीं दरख्वास्त करने जा रहे हैं कि इनका पेंशन बढ़ाओ, हालांकि समय के साथ बढ़ना चाहिए, लेकिन हम जो ये जो न्यूज एनालिसिस कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो हमारे लिए इस न्यूज से जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ से सौंप लेते हैं जी। तो देखिए यहाँ लिखा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत। अब आपके लिए पहला फैक्ट, कितने उम्र के वृद्धों को दिया जाता है जी? तो 60 से 79 वर्ष के बुजुर्ग, तो 60 से 79 वर्ष के बुजुर्ग ही इस इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, पहला। दूसरा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन योजना, ये तो वृद्धावस्था हो गया था पहला वाला। अभी जो बोला जा रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और दिव्यांगजन पेंशन योजना में भी सिर्फ 300 रुपए दी जा रही, तो इसमें देख लीजिए ये है। ठीक, अच्छा, इन सारी पेंशन योजना की शुरुआत किसके अंतर्गत की गई थी जी? पहला प्रश्न तो अब यही बनेगा। तो यहाँ लिखा है इन पेंशन योजनाओं की शुरुआत 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 1995, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 1995 के तहत सामाजिक रूप से सहायता प्रदान करना, नाम में ही जैसे लिखा है सामाजिक सहायता, तो उसी के तहत शुरू किया गया था इन पेंशन योजनाओं को। फिर 2007 में वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम बदल कर दिया गया था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इन पेंशन योजना या इन पेंशन योजना को किसके तहत शुरू किया गया था, तो एक प्रोग्राम चलाया गया था 1995 में, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम, उसके तहत इनको शुरू किया गया था। अब आपके और मेरे समक्ष एक
विरोधाभासी चीज ये है कि आप विधवा पेंशन के लिए पात्रता कितने वर्ष रखे हैं? 40 वर्ष। जो ये विधवा पेंशन योजना है जी, आप 40 वर्ष से ऊपर की विधवा हैं, 40 वर्ष से अधिक की उम्र की विधवा हैं, तभी आप इस विधवा पेंशन योजना का लाभ ले पाएंगी। लेकिन आप मुझे बताइए, हमारे देश में शादी का उम्र कितना है जी? 18 वर्ष। ठीक है, और मान लो कोई 40 वर्ष से नीचे कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसको इस विधवा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये आरटीआई में खुलासा हुआ है कि आयु सीमा घटाने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है। तो विडंबना है कि नहीं विडंबना है? ठीक है, यदि आप कर रहे हो इस पे ध्यान दे करके, क्योंकि एक कोटेशन आता है जी कि स्वीकार करने की निष्ठा, स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मूल मंत्र हैं। तो सुधार करने की निष्ठा यहाँ पे सरकार को दिखानी चाहिए। ठीक है, बढ़े अगले न्यूज की तरफ। आप सबने भी कल अनुभव किया होगा, 82 मिनट का ब्लड मून था। ठीक है, देश ने 7 साल बाद देखा चंद्र ग्रहण। ठीक है, ये देखिए 9:57 में शुरू हुआ। दरअसल अब सब प्रश्न ये उठता है कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में या फिर पूछा जा सकता है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स में। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब ये रहा सूर्य, ठीक है जी, सूर्य, और ये रहा चंद्रमा। इस चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है, ठीक है, पृथ्वी आ जाता है, तब होता है चंद्र ग्रहण। अर्थात चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंचता, किसका? सूर्य का प्रकाश पहुंचना बंद हो जाता है। लिखा है यहाँ पर, चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चांद के बीच पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया से चांद की रोशनी छिप जाती है। ठीक है, आखिरी बार कब हुआ था? पूर्ण चंद्र ग्रहण, याद रखना, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण हुआ है, सिर्फ चंद्र ग्रहण की बात नहीं, पूर्ण चंद्र ग्रहण 27 जुलाई 2018 को हुआ था आखिरी बार। ठीक है, ये इतना आपको ध्यान रखना है। कल 2 एग्जाम हुए थे, आपको याद है सीजीपीएससी ने लिया था माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्जाम, देखिए, और एपेक्स बैंक की परीक्षा लिया था व्यापम ने। ठीक है, ये एब्सेंट की बात दिखा रहा है, 80% ज्यादा एब्सेंट थे किसमें? एपेक्स बैंक की परीक्षा में, और 59% एब्सेंट थे माइनिंग इंस्पेक्टर में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो प्रश्न पूछा गया है वो इंपॉर्टेंट है। आप सबने प्रश्न पेपर देख भी लिया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ ये है कि किस टाइप के प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हमको लगता है कि ये प्रश्न तो सरल है, इसको नहीं पूछेगा। सरल से लेके कठिनतम और इस प्रकार के जो न्यूज एनालिसिस है वहां से भी कब क्या क्वेश्चन पूछ दे आपको पता नहीं, इसलिए आपको हर चीज के लिए अवेयर रहना है। कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, तो जितनी ज्यादा आपकी अवेयरनेस होगी उतना आप एक कदम आगे रहेंगे। ठीक है, देखिए क्या पूछा है कि छत्तीसगढ़ की किस चारण कवि की रचना में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग पाया जाता है? आप सबको पता है, दलराम राव। फंसाया किसमें गया है? दलराम राव और गोपाल मिश्र के नाम में फंसाया जाएगा इसमें। महात्मा गांधी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता कौन थे? किसको माना था उन्होंने? राजनीतिक परामर्शदाता, इनको अपने राजनीतिक गुरु मानते थे वो, तो आप सबको पता है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, बस्तर के खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है कौन सा मंदिर? बस्तर के खजुराहो। अभी तक हम छत्तीसगढ़ का खजुराहो पढ़ते थे, अभी बस्तर का खजुराहो कौन है आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एपेक्स बैंक में आए हैं कि पहला सहकारी बैंक कौन सा था? कोविड-19 की वैक्सीन भारत में कौन सी थी? कोवैक्सीन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस भाषा में रचित है?